अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर डीएनए और क्रोमोसोम से नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डीएनए एज हेरेडिटरी मटेरियल। कि डीएनए जो है ये बेसिकली क्या, ये हेरेडिटरी मटेरियल है, ये वरासती मवाद के तौर पर काम करते हैं। हेरेडिटी तो वरासत होता है कि जब खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। अब इसी खसूसियात को वालिदैन से बच्चों में बेसिकली कौन मुंतकिल करता है? डीएनए। तो दैट्स वाई हम कहते हैं डीएनए इज़ हेरेडिटरी मटेरियल, कि वाकई ये डीएनए जो है ये हेरेडिटरी मटेरियल है। तो इस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस करना है, क्योंकि पहले तो ये पता नहीं था कि हेरेडिटरी मटेरियल क्या है बेसिकली। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कंफर्म हो गया 1910 में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इससे पहले टॉपिक हुआ है, हमने इसको काफ़ी डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया है, आप इसको देख सकते हैं कि जब हेरेडिटी में स्पेशली जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, जब वो 1910 में कंफर्म हो गई, तो इसके बाद फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये एक इशू सामने आ गया कि ये जो आपके पास स्पेशली जो इनहेरिटेंस है, जो क्रोमोसोम्स है, इन विच फॉर्म हेरेडिटरी यूनिट्स इन अ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम में ये हेरेडिटरी यूनिट्स कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम में ऐसा क्या है जो क्या करते हैं, जो प्यामात को मीन्स जो ट्रेट्स को, करेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं आगे, मीन्स अपने बच्चों में, एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो क्रोमोसोम में कौन सी फॉर्म है, ठीक है, तो जो ये ट्रांसमिट करती है करेक्टर को। बाद में ये नोन हो गया कि जो क्रोमोसोम होता है, स्पेशली जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, कि बेसिकली क्रोमोसोम पर डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अब ये पता नहीं था कि ये जो करेक्टर है जो ट्रांसमिट करता है, जो हेरेडिटरी यूनिट का काम करता है, ये डीएनए है या प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये ऑलमोस्ट 60% होता है, डीएनए ऑलमोस्ट 40% होता है। तो आया ये जो करेक्टर जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है, ये डीएनए ही मुंतकिल करता है या प्रोटीन ही मुंतकिल करता है, ठीक है। तो ये इशू सामने आ गए। बाद में फिर इन्वेस्टिगेटर आ गए, 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर आ गए, उन्होंने फिर क्या किया, इसी चीज़ को फिर बाद में साबित कर दिया कि जो हेरेडिटरी यूनिट्स है ये बेसिकली क्या है, ये डीएनए है, नॉट अ प्रोटीन। डीएनए जो होते हैं ये करेक्टर को आगे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो फिर बाद में रिजल्ट आएगा कि ये डीएनए ही है जो करेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं। तो 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, वो तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट से क्लियर कट पता चलता है कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, ग्रिफिथ 1928 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। चूँकि ये ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और ये उन्होंने काम किया 1928 में। एक्चुअली अगर आप देखें, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में कौन से चैप्टर में पढ़ा है? जो आपके पास चैप्टर प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स ही में तो आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं, और बैक्टीरिया में जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जो हमने कहा था कि ये बेसिकली जेनेटिक रिकम्बिनेशन ही है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है। और उसमें 3 टाइप्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के, उसमें से एक क्या था, एक था ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसी प्रोसेस को डिटेल से फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आपको पहले से इल्म है। हम कुछ खास पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ दोबारा इसको रिपीट भी करते हैं। अच्छा देखिए, तो हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, द प्रोसेस इन विच वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, that is the rough type, R type, are transformed or changed into another type bacteria, that is a smooth type, S type, by the absorption of DNA is called transformation.
अभी आपको इसी डिफिनीशन की समझ नहीं आ रही कि कैसे आर टाइप जो होता है ये स्मूथ टाइप में कन्वर्ट होता है, लेकिन कब कन्वर्ट होता है, जब ये डीएनए को एब्जॉर्ब कर ले। मतलब ये है कि जो आपके पास रफ टाइप बैक्टीरिया है, ठीक है, जो नॉन वायरोलेंट होता है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ये स्मूथ टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। स्मूथ टाइप में कब कन्वर्ट होता है, जब इस टाइप बैक्टीरिया के कुछ डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें किधर एब्जॉर्ब हो जाए, रफ टाइप में। ये रफ टाइप उस वक्त स्मूथ टाइप बैक्टीरिया का रोल अदा करेगा जब इसी स्मूथ टाइप का एक डीएनए मॉलिक्यूल आर टाइप के डीएनए में एब्जॉर्ब हो जाए। तब हम कहते हैं कि ये जो रफ टाइप बैक्टीरिया है ये स्मूथ टाइप में कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, क्योंकि रफ टाइप भी अभी स्मूथ की तरह हार्मफुल इफेक्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बाद में पता चलेगा। अब देखें, अब ग्रिफिथ ने किया था। अभी अगर हम इधर देखें तो थोड़ा सा कैमरे को और जूम कर ले, तो ग्रिफिथ ने बेसिकली क्या था, उसने 2 स्ट्रैंड्स ऑफ बैक्टीरिया लिए थे। बैक्टीरिया की 2 टाइप्स लिए थे, 2 किस्में उन्होंने लिए थे। और वो कौन कौन से उसने टाइप्स और स्ट्रैंड्स लिए थे, बेसिकली एक स्मूथ टाइप था और एक रफ टाइप था। बट बैक्टीरिया क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है, इसके 2 स्ट्रेन, 2 वैरायटी लिए हैं, 2 टाइप्स। एक स्मूथ टाइप बैक्टीरिया है, एक रफ टाइप बैक्टीरिया है। अब जो आपके पास स्मूथ टाइप बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया में जो मैंने रेड में बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर मैंने ये रेड लाइन ड्रा किया है, ये बेसिकली क्या कैप्सूल है। और ये कैप्सूल एक लेयर होता है, स्लाइमी लेयर होता है, और मीन ये पॉलीसेकेराइड होता है, बेसिकली पॉलीसेकेराइड। और ये कैप्सूल क्या होता है, ये स्टेकी होता है। स्टेकी होता है, जब स्टेकी होता है तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये एक लेयर है, तो स्टेकीनेस की नतीजे में ये बैक्टीरिया आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से, और एक कॉलोनी किस्म के बनाते हैं, बिकॉज ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग कैप्सूल। चूंकि इसी बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, दैट्स वाई दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इसको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इसमें कैप्सूल होता है। और साथ साथ ये जो कैप्सूल होता है, ये जो बॉडी का, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इसके लिए ये एक डाल है। आपका इम्यून सिस्टम इस पर आसानी से अटैक नहीं कर सकता। जब आपका इम्यून सिस्टम इसी कैप्सूल वॉल को आसानी से तोड़ेगा नहीं, तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, ये खतरनाक होगा, ये पॉइजनस होगा, ये वायरोलेंट होगा। क्या होगा, वायरोलेंट, पैथोजेनिक होगा, डिजीज काजिंग होगा, क्योंकि ये फिर सेफ होगा अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल। और दूसरा आपके पास है रफ टाइप। चूंकि इसके ऊपर, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये कवरिंग नहीं है, कैप्सूल नहीं है, दैट्स वाई ये रफ नज़र आते हैं। और स्मूथ भी नज़र नहीं आते क्योंकि इसमें कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल इसको एक स्मूथ अपीयरेंस देता है, और साथ साथ ये कॉलोनी भी नहीं बना सकते जिस तरह की ये बना सकते हैं, जिसके ऊपर ये प्रॉपरली जो कैप्सूल होता है। अब चूंकि इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और ये क्यों नॉन वायरोलेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, बाहर वाला कैप्सूल लेयर नहीं है। जब बाहर वाला कैप्सूल लेयर नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम आसानी से इस पर अटैक करेगा, इसको डिग्रेड करेगा, आसानी से क्या करेगा, इसको डिग्रेड करेगा, और फिर ये किल हो जाएगा। दैट्स वाई दिस रफ टाइप बैक्टीरिया इज द नॉन वायरोलेंट। इसको हम सिंपली एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्मूथ टाइप, इसको हम सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रफ टाइप कहते हैं। ये जो वायरोलेंट है, चूंकि बाद में ग्रिफिथ ने माउस पर चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये क्या करता है, ये नमोनिया काज करता है, लंग्स की बीमारी काज करता है, नमोनिया इन द माइस। चूंकि वायरोलेंट है तो ये माउस की डेथ कर देता है, क्योंकि उसमें नमोनिया हो जाता है, और ये वायरोलेंट टाइप है। और ये नॉन वायरोलेंट है, इसको अगर आप माउस में इंजेक्ट कर ले, माउस एलाइव, माउस की डेथ नहीं होती क्योंकि नॉन वायरोलेंट है। ठीक है, अभी हम आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ।
कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया है। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है आपके पास, ये 4 स्टेप्स में आपके पास परफॉर्म हो गई है। 4 स्टेप्स में, वो 4 स्टेप्स आपके पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आपके पास स्टेप है, अगर आप देखें, ये वाला आपके पास है। फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ पर वही आर टाइप बैक्टीरिया लिया गया है जो नॉन वायरोलेंट था। इसको जब माउस में इंजेक्ट कर दिया तो माउस बिकम हेल्दी, एलाइव। इसी माउस की डेथ नहीं होगी क्योंकि ये नॉन वायरोलेंट था, तो दैट्स वाई कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं थी। अभी आपके पास फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके पास स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या है? स्मूथ टाइप तो पॉइजनस था, वायरोलेंट था। अब जब स्मूथ टाइप बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट कर दिया, माउस बिकम डाइस, इसकी डेथ हो गई क्योंकि वायरोलेंट था, इसने माउस की डेथ कर दी। तीसरा स्टेप जो आपके पास है वो क्या है? इसी स्मूथ टाइप को बाद में हीट किल्ड किया गया, हीट की मदद से इसको किल्ड किया। जब इसी स्मूथ टाइप को किल्ड किया गया, इस वक्त इसको कहते हैं हीट किल्ड स्मूथ टाइप बैक्टीरिया। इसको जब माउस में इंजेक्ट कर दिया, माउस रिमेन्स हेल्दी, एलाइव, क्योंकि ये तो पहले किया था स्मूथ टाइप, ये तो वायरोलेंट था। लेकिन ये तो जब माउस में इंजेक्ट कर दिया तो ये हेल्दी रह गया। क्यों? क्योंकि इसको हीट किल्ड किया गया था, इसकी डेथ हो गई थी बैक्टीरिया की। दैट्स वाई उसने अपनी वायरोलेंस माउस के अंदर शो नहीं कर दी और माउस जो है ये हेल्दी रह गए। फिर आपके पास जो 4 स्टेप है, 4 स्टेप बेसिकली क्या है आपके पास? इसमें ये जो आपके पास ये वाला टाइप है 1 वाला, और जो हीट किल्ड है, दोनों के इंजेक्शन के नतीजे में माउस हेल्दी रह गए थे इंडिविजुअली जब ये इंजेक्ट किए गए। बट इन दोनों को फिर बाद में क्या, इसको दोनों को कंबाइन कर दिया गया। इन दोनों को कंबाइन कर, ये रफ टाइप प्लस ये प्लस है, हीट किल्ड स्मूथ टाइप, हीट किल्ड स्मूथ, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद जब इसको माउस में इंजेक्ट कर दिया, माउस डाइस, माउस की डेथ हो गई। तो इस पर यहाँ पर ग्रिफिथ काफ़ी हैरान हो गया कि जब मैंने इंडिविजुअली इन दोनों को इंजेक्ट किया था तो माउस बिकम सर्वाइव्ड, इसकी डेथ नहीं हो गई थी। जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो माउस की डेथ हो गई। ये क्यों? इस पर ग्रिफिथ जो है काफ़ी हैरान हो गया, ही इज़ क्वाइट सरप्राइज्ड कि ऐसी क्या चीज़ है कि इंडिविजुअली डेथ नहीं हो रही थी बट कंबाइन होने से इसकी डेथ हो गई थी। अब ग्रिफिथ ने किया, इसी माउस को लिया जिसकी डेथ हो गई थी, इसका ब्लड सैंपल लिया और ब्लड में उसको मिला स्मूथ टाइप बैक्टीरिया को ब्लड में ऑब्जर्व कर दिया, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया को। तो देखिए इधर मैंने लिया है फॉर एग्जांपल ये हीट किल्ड स्मूथ टाइप, ये बैक्टीरिया हीट किल्ड स्मूथ टाइप, फिर मैंने ये लिया है रफ टाइप वाला, ठीक है। तो ग्रिफिथ को इतना समझ आ गया कि जो हीट किल्ड स्मूथ टाइप है इसमें से कोई फैक्टर, कोई एलिमेंट ट्रांसफ़र हो गया है रफ टाइप में, इसके नतीजे में क्या हो गया है, इसी माउस की डेथ हो गई थी। कोई फैक्टर उसको पता, कोई एलिमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया रफ टाइप में, ठीक है, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई है। बट इसको इधर कंप्लीट पता नहीं था कि क्या ये डीएनए है, ये आरएनए है, ये प्रोटीन है, कौन सी चीज़ जो है वो एज ए हेरिडिटी यूनिट जो है ये काम कर रही है, ठीक है। तो इधर जो है ग्रिफिथ ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को इधर ही छोड़ दिया, ठीक है। बाद में फिर तकरीबन बहुत सारा टाइम गुजर गया, इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आ गया, बल्कि 3 साइंटिस्ट स्पेशली। वो 3 साइंटिस्ट आपके पास कौन कौन थे? इसमें से एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एवरे, और इसका नाम था मैक्लोइड, और एक जो था मैककार्टी था, मैककार्टी। ये जो थे ये 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1944 में 1944 में एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। उसने किया, उसने एक एंजाइम है, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज का रोल क्या होता है? बेसिकली इट डिस्ट्रॉयज द डीएनए, ये डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है अगर ये डीएनए पर एक्सपोज हो जाए। तो क्या किया उन्होंने, इसी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम को बैक्टीरिया पर एक्सपोज कर दिया। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो डीएनए था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया।
अब जब इस बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट कर दिया तो माउस बिकम एलाइव, माउस जिंदा रह गया। तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि बेसिकली ये जो काम कर रहा है ये डीएनए कर रहा है, क्योंकि जब हमने डीएनए को ख़त्म कर दिया तो फिर इसी बैक्टीरिया से माउस की डेथ नहीं हो गई, माउस जो है ये एलाइव और इट बिकम सर्वाइव्ड। ठीक है, तो यहाँ से भी उसको पता चला कि बेसिकली जो होता है डीएनए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो करैक्टर को ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि जब हमने डीएनए को ख़त्म कर दिया बैक्टीरिया से फिर माउस में इंजेक्ट कर दिया तो फिर कोई गड़बड़ नहीं हुई और माउस की डेथ नहीं हो गई और माउस जो है बेसिकली ये एट बिकम सर्वाइव्ड। फिर बाद में एक थर्ड एक्सपेरिमेंट भी हो गई है, that is demonstrated by performed by the Alfred Hershey and Martha Chase in 1952। या सिंपली लोग इसको कहते हैं हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन 1952। अब उन्होंने क्या किया, हार्शे और चेज ने, उन्होंने ये किया कि फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये जो आपके पास बैक्टीरियोफेजेस हैं आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया फेज मीन ईटर, मतलब वो फेजेस, वो वायरस, बेसिकली ये वायरस है, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अब इसमें देखें ये ऊपर वाला जो कोट है इसको हम कहते हैं प्रोटीन कोट, दरमियान में न्यूक्लिक एसिड है इसको हम कहते हैं डीएनए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डीएनए कहते हैं। इस तरीके से ये भी है आपके पास, ये प्रोटीन कोड है और सेंटर में रेड में क्या है, इसका जीनोम है डीएनए। अब लेबॉरेटरी में क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, उसने दो आइसोटोप्स लिए, रेडियोएक्टिवली आइसोटोपिक फॉर्म लिए, एक सल्फर लिया और एक फास्फोरस लिया। अब ये सल्फर 35 जो एक आइसोटोप क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरह के आप कहते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, ड्यूट्रियम है, ट्रेटियम है, ठीक है, ये कुछ प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रेटियम, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके हमजा इसको कहा जाता है, हमजा आइसोटोप इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है 1 1 होता है और फिर एटॉमिक मास जो होता है वो मुख्तलिफ होता है 1 2 3 कुछ इस तरह होता है। अब देखिए बहरहाल अभी जो प्रोटीन कोड है, अब प्रोटीन में तो आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है कि प्रोटीन में सल्फर होता है, दैट्स वाई जो आइसोटोपिक फॉर्म है सल्फर का 35 इसको प्रोटीन के साथ रेडियो एक्टिवली लेबल किया है। और ये जो दूसरा आपके पास बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर डीएनए है, डीएनए में क्या होता है आपके पास फास्फोरस होता है ना, इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, फास्फोरस होता है। अब फास्फोरस जो है वो जो होता है इसी डीएनए को लेबल किया एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो कि फास्फोरस 32 है। ठीक है, इसके हमजा और भी हैं बट 32 फॉर एग्जांपल इसको इधर लेबल कर दिया। आपको पता है कि ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, ये इस पर फॉर एग्जांपल अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। अटैक करने से फिर क्या हो जाता है, ये डीएनए जब इधर ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, तो प्रोटीन कोड तो बाहर रह जाता है ना। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो बायोलॉजी है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो लाइटेक लाइफ साइकिल है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है, उसको आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। उधर आप लोगों ने पढ़ा था कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो अपने प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ जाता है, सिर्फ अपने डीएनए को इंसर्ट करता है, डीएनए को इंसर्ट करता है। अब देखें प्रोटीन कोड जो था वो तो सल्फर 35 से लेबल था, अब ठीक है वो तो बाहर रह गया। अब जो डीएनए रह गई है, बेसिकली जो डीएनए अंदर आ गई है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या ये डीएनए है बट इसमें कोई सल्फर 35 इधर नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल अंदर नहीं आया है, ये कंफर्म हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जब इसी बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया पर अलाउड किया गया अटैक के लिए, तो इसने अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया और प्रोटीन कोड तो बाहर रह जाता है। अब देखिए ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस कौन से जो रेडिएशन को अलाउड करते हैं, ठीक है, खारिज करते हैं, ठीक है। अब ये जो था आपके पास ये जो डीएनए था ये बेसिकली लेबल्ड था विद 35 फास्फोरस 35 से। इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए जो होता है वो ही आगे जाता है
और आपको पता है लाइटिक लाइफ साइकिल में कि फिर ये इधर क्या करते हैं, इधर ये प्रोटीन कोड बनाते हैं, ठीक है, फिर इसकी पैकेजिंग होती है, फिर मेच्योरेशन होती है, फिर इसकी बर्स्टिंग हो जाती है बैक्टीरियल सेल की, और बैक्टीरियोफेजेस बाहर को आ जाते हैं, ठीक है। अब जितनी भी बैक्टीरियोफेजेस फॉर एग्जांपल बनेंगे उसमें क्या होगा, ये वाला डीएनए होगा फास्फोरस 35, ठीक है। इससे ये साबित हो गया कि प्रोटीन अंदर नहीं आता बल्कि डीएनए जो होता है वो अंदर आता है, और हम कह सकते हैं कि सो डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल, कि वाकई असल में ये डीएनए ही होता है जो क्या करता है, इसी जेनेटिक मटेरियल, ये जो एक जेनेटिक मटेरियल है ये करैक्टर को ट्रांसमिट करते हैं। तो इधर जो एक्सपेरिमेंट हमने इधर जो पढ़ा था, स्पेशली जो हमने जो एक्सपेरिमेंट जो 4 स्टेप्स हमने पढ़ लिए, तो इधर हम कह सकते हैं कि क्या हो गया है बेसिकली इधर, कि जो आपके पास हीट कैल्ड है, हीट कैल्ड जो मैंने इधर लिया है, इसको जब आपने हीट किया था तो इसके अंदर जो डीएनए था, इसके अंदर जो डीएनए था वो फ्री हो गया था, और हीट के नतीजे में जो कैप्सूल था ये डिस्ट्रॉय हो गया था, आउटर कवरिंग क्या था ये डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल जो थे ये ऑलमोस्ट फ्री हो गए थे। और ये डीएनए मॉलिक्यूल जो थे फॉर एग्जांपल इसी रफ टाइप बैक्टीरिया के अंदर तो अपना भी एक डीएनए था, ठीक है, बट क्या हो गया, ये स्मूथ टाइप जो बैक्टीरिया था आपके पास उसके ये डीएनए मॉलिक्यूल जो थे ये इसी रफ टाइप बैक्टीरिया में आ गए थे, और इधर इसके साथ क्या हो गए थे, एंटीग्रेड हो गए थे। अब इसी स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया की जीन्स ने, डीएनए ने एक्सप्रेशन शो किया है। एक्सप्रेशन क्यों शो किया है, क्योंकि ये पॉइजनस थे, तो पॉइजनस एक्सप्रेशन इसने शो की है। इसी वजह से क्या हो गया, जब हमने इन दोनों को कंबाइन इंजेक्ट कर दिया तो रफ टाइप के अपने डीएनए के साथ इसी स्मूथ टाइप के डीएनए भी मौजूद थे, माउस में इंजेक्ट कर दिया, तो माउस में पॉइजनस जीन जो थे, जो वायरोलेंट टाइप थे इस टाइप के, वो एक्सप्रेस हो गए। दैट्स वाई ये माउस क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई, इट बिकम डाइज, ठीक है। तो इससे साबित हो गया कि वाकई ये क्या है, ये डीएनए ही है जो क्या करता है, जो करैक्टर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस इन विच वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज द रफ टाइप इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मूथ टाइप। तो ये रफ टाइप बैक्टीरिया जो है, जब इसमें स्मूथ टाइप के डीएनए आ गए, नाउ दिस रफ टाइप इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ टाइप। अब ये स्मूथ टाइप बैक्टीरिया का रोल अदा करता है, वायरोलेंट इफेक्ट अदा करता है, जिसके नतीजे में मौज की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो दैट्स वाई द टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था कि डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल, वाकई डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। अभी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट क्या करें। जब आप कमेंट करते हैं तो फिर इससे हमारा मोरल जो होता है वो हाई होता है, हमारी एनर्जी लेवल रेस हो जाती है, और फिर हम मज़ीद लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप शेयर नहीं करते, तो फिर आपके पास नए लेक्चर बहुत कम आएंगे। जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इंशाल्लाह नए नए लेक्चर आपके पास आएंगे और आप इसको आसानी से देखेंगे। आप ईटा के लिए, एनएमडी केट के लिए, नीट के लिए, इंसर्ट के लिए, मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ओ लेवल, ए लेवल्स के लिए, ठीक है, एमबीबीएस के स्टूडेंट जो है उसके लिए, तो आप आसानी से आपको ये टॉपिक मिलेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।